Hello students, I am Pankaj Gupta and you are watching a live class recording from Uplift JEE Crash Course 2026. Students, in this lecture you will see we will discuss few problems from the chapter electrostatics and they are advanced level problem and I am trying to rectify your concept along with the problems. Okay students, so let's begin with the problems. तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वेरियस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करते हुए हम लोग उन कॉन्सेप्ट को रिवाइव करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी फिजिक्स। तो बच्चों उसमें एक हमें प्रॉब्लम दिया गया है कि एक पार्टिकल को हमने, तो एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का मास m है और इसको हमने एक थ्रेड की हेल्प से क्या कर रखा है, इसको हैंग कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर कुछ चार्ज है, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब बच्चों ऐसा हमारे पास एक और चार्ज है, एक और चार्ज यहां पर है। ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज वेरी फार अवे। ऐसा क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बच्चों मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वेरी फार अवे है, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास m है और हमने इसको एक थ्रेड की हेल्प से, मासलेस थ्रेड की हेल्प से हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये वाला जो चार्ज है ना, हम इसको धीरे धीरे लेके आते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो द चार्ज इज द फार अवे charge is taken slowly at the position where, इनका नाम रख देते हैं, other particle is hanged। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को लाके कहाँ ले आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे ले आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमें क्या दिखाई दिया, तो फाइनली ऐसा करने पर हमें दिखाई दिया कि ये वाली जो पोजीशन है जहां पर हमारा पहले चार्ज था, वहां पे तो ये दूसरा वाला चार्ज आ गया है। तो जो सेकंड चार्ज है इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम A। तो यहाँ पर बच्चों ये B वाला चार्ज आ गया है जहां से आपने इसको हैंग कर रखा था, और A वाला चार्ज कुछ यहाँ पर पहुंच जाता है इस पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, और हमें बताया जाता है कि ग्राउंड लेवल से ये h हाइट है फाइनली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है इस लेवल पे, तो एक चार्ज पार्टिकल थ्रेड के साथ हैंग्ड है और दूसरा चार्ज पार्टिकल बी वेरी फार अवे है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को पीछे से पकड़ के कहाँ पे लाके छोड़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे। अब जब हम यहाँ पे ला के रखेंगे, मतलब यहाँ पे पहले कौन था, ए था, अब वहां बी आ गया है और ए बेचारा यहाँ पहुंच गया है ग्राउंड से कितनी हाइट पर, एच हाइट पर। तो क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड आउट वर्क required for this ओके स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, हालांकि मैंने सोर्स बता दिया है। तो स्टूडेंट्स बस 2 मिनट आप लोग सोच लें, क्योंकि सॉल्व मैं करूंगा, इसमें क्या क्या आपके पास थॉट आ सकते हैं उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो मेरे दिमाग में क्या है, सबसे पहले बच्चों आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इसको तो एक पर्सन होल्ड करके यहां से यहां तक मूव कराएगा। ठीक है, और ये वाला चार्ज यहां से यहां तक जो जाने वाला है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी का फोर्स है, एक टेंशन है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके ऊपर एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्लस अगर इसका कोई वेट है तो इसके ऊपर mg भी है। लेकिन आप देख सकते हैं
कि ये हॉरिजॉन्टली हम मूव करा के लाए हैं, तो इसके ऊपर mg का कोई वर्क डन होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, तो हमें मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में वर्क रिक्वायर्ड का मतलब होता है इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। और हम जानते हैं कि यहाँ पे बच्चों अगर हम ओवरऑल चेक करें तो सबसे पहले जब भी आप लोगों को बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो पूरा सोचने की आदत डालना, ठीक है। मैं बता देता हूं, पहले आप लोग अप्लाई कर देते हो और सोचते बाद में हो, लेकिन मैं पहले सोचूंगा। कैसे? कि मैं ये सोच रहा हूं कि बताओ इसमें कौन कौन से वर्क डन है। तो एक टेंशन है, तो पहले फोर्स को देखो, टेंशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरनल फोर्स है, mg है, और एक एक्सटर्नल एजेंट है। टोटल 4 फोर्सेस हैं। इसमें से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली थ्रेड जो है ये टाइट है, तो ये जो टेंशन एक्ट करेगा उसका वर्क डन तो जीरो। तो 1 बाय 1 चीजें गायब करते हैं। किसका वर्क डन जीरो? टेंशन का वर्क डन जीरो। उसके बाद अब बचा कौन? ग्रेविटी का वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, और तीसरा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। हमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है। इसके अलावा 2 वर्क बचे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और mg, और ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैं। तो बच्चों अगर दोनों कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैं तो आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो होगा वो प्लस डेल्टा यू के इक्वल होगा। अब ये डेल्टा यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी होगा प्लस ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी के लिए भी। बात समझ गए? तो कितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा? जितनी पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क प्लस डेल्टा यू के बराबर आ गया। तो हम लोग इसमें फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, ओके। जिसमें आप देख सकते हो कि जो बी वाला चार्ज है उसको मैं हॉरिजॉन्टली मूव करा के ला रहा हूं, तो इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई वर्क डन नहीं है, ग्रेविटी का वर्क डन सिर्फ इसके ऊपर है, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? तो दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चों फाइनल क्या है, मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन r है, तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो होगी k q1 q2 अपॉन r। मुझे नहीं पता इनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, तो दैट इज योर k q1 q2 बाय r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg फील्ड। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ 0 मान लें तो इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh हो जाएगी, ओके। और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली हमारा जो ये वाला पार्टिकल है ये नीचे वाले लेवल पे था जिस लेवल पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है, और दोनों चार्जेस वेरी फार अवे थे, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो दिस इज माय आंसर। अब बच्चों हमें ये आंसर निकालना है। अब हमें इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसके बारे में बात करते हैं। मास गिवन है, हाइट गिवन है, लेकिन के Q1 Q2 और R की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड नहीं है। तो पहली चीज आपने ये तो निकाल लिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि k Q1 Q2 बाई R में Q1 Q2 बाई R की वैल्यू मुझे चाहिए, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने कौन सा पार्ट अप्लाई कर दिया? वर्क एनर्जी तो अप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो फाइनल कंडीशन है वो ऐसी बनी हुई है। इसका मतलब है इस समय पर इक्विलिब्रियम है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस समय पर इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है वो है k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg है, और टेंशन है। अब बच्चों यहां से आप लोग एक पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि आपको इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम करना है, तो आपके पास 2 तरीके हैं इक्विलिब्रियम करने के। एक तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स बैलेंस करना है, और दूसरा किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी बैलेंस किया जा सकता है। तो अगर आप नेट फोर्स से जाएंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, बिकॉज कंपोनेंट वगैरह थोड़े से अजीब टाइप के आएंगे, तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बच्चों ये वाला पार्टिकल मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और नेट फोर्स भी 0 है। तो नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी क्या है? नेट टॉर्क भी 0 है, ठीक है। तो नेट टॉर्क कहीं से भी 0 आएगा, तो ऐसा करते हैं अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नेट टॉर्क इसके ऊपर 0 कर देते हैं। ऐसा करने का फायदा ये है बिकॉज द टेंशन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा बच्चों? नेट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। चलिए बच्चों नेट टॉर्क बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, टेंशन का टॉर्क तो 0 है, इसका मतलब mg का टॉर्क और इस f का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट से दिस एंगल इज थीटा। तो बताइए बच्चों mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? mg, और mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है,
और mg के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो मान लीजिए कि स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो l cos थीटा और l sin थीटा। तो mg की वजह से जो टॉर्क आएगा दैट इज mg l sin थीटा। हमेशा याद रखना बच्चों, कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो जाएंगे। नेट टॉर्क आपको कहीं से भी जीरो मिलेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए देखते हैं mg l sin थीटा, ये तो पहली टर्म आ गई। दूसरी बच्चों, अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मुझे f का टॉर्क भी जीरो करना है, ये वाला f, मतलब f का टॉर्क नहीं, f का टॉर्क इसके बराबर करना है। तो मुझे f का टॉर्क लिखना पड़ेगा, नेट टॉर्क जीरो करना है। तो mg का टॉर्क आया है r क्रॉस f इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब f का टॉर्क आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वैसे डायरेक्शन से तो हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये जो फोर्स f लग रहा है ना, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है क्या? ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है, और ये डिस्टेंस भी l है और ये भी डिस्टेंस l है। तो ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि ये जो फोर्स है इसके लाइन ऑफ एक्शन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालेंगे तो ये वाला एंगल आएगा θ/2, ये वाला θ/2, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये वाली लाइन इसके मीडियन भी बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और प्लस एंगल बाइसेक्टर भी है। तो बच्चों इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दिस इज योर l cos θ/2। तो बच्चों ये हमारे पास है l cos θ/2। तो व्हाट इज दिस? तो फोर्स है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, और इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है दैट इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस l cos θ। तो थोड़ा जल्दी हमारा क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, और आप फोर्स से भी कर सकते हैं, नो डाउट। आप अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग फोर्स बैलेंसिंग लगा दो, उससे भी बहुत आराम से इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेरा पर्पस यही है कि k q1 q2 बाई r, q1 q2 बाई r यहाँ से हटाना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। sin θ/2 कैन बी रिटन एज, sin थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin θ/2 cos θ/2। तो 2 mg l sin θ/2 cos θ/2 that is equals to k q1 q2 by r square l cos θ/2। तो देखिए कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, तो आप इसे यहां से कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, l cos θ/2, l cos θ/2 विल बी कैंसिल्ड। तो 2 mg sin θ/2 that is equals to k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है मेरे पास। ठीक है, मुझे k q1 q2 बाय r की वैल्यू चाहिए, इस r को यहां रख। तो सबसे पहले बच्चों जरा बताना, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? हाइट h। तो अगर आप इस हाइट h को रिलेट करना चाहते हो बच्चों, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट h है इसको अगर आप r से रिलेट करना चाहते हो तो कैसे आ सकता है बच्चों? ये एंगल थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से कितना हो जाएगा? ये है थीटा, तो ये होगा पाई माइनस θ/2। तो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा अपॉन 2। समझ में आया बच्चों? क्योंकि तीनों एंगल का टोटल पाई होगा, तो ये दोनों एंगल का सम आएगा पाई माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई 2। देखिए बच्चों ये स्मॉल आर है ना, ठीक है, स्मॉल आर से अगर हम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दिस हाइट वुड बी h। तो h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू आ रही है दैट इज r cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। Hence I am getting the value of h equals to r sin theta by 2। Okay students, तो now substitute। यहां से बच्चों ऐसा करो, एक r इधर ले लो, एक r इधर लेने पर क्या आ जाएगा? r sin theta by 2। तो 2 mg एंड r sin theta by 2 की वैल्यू h के बराबर है 2 mg h, that is equals to k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। ओके स्टूडेंट्स, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी? 2 mgh। सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल्स टू 2 mgh plus mgh। so we are having this 3 mgh। okay students,
So this is my work done by external agent. Okay students, mass given था, हाइट गिवन थी एंड माय फाइनल आंसर इज 3 mgh। अब बच्चों ऐसा कैसा क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस में आया हुआ है डाइपोल को लेकर। तो यहाँ पर ये वाला चार्ज तो एज इट इज है, लेकिन इधर से हम एक डाइपोल को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू मैंने दिया है, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और आप जाके देखोगे बस ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, ये डाइपोल और चार्ज के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, ऐसा है कि इसका जो इजी वर्जन है ये आप लोग हमेशा सॉल्व करते हो। जैसे आप लोगों को याद होगा कि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है, ठीक है, और 2 पॉइंट चार्ज कहीं पे रखे हुए हैं, मतलब फ्रीली रखे हुए हैं, और वहां पर हमें तीसरा पॉइंट चार्ज लाके रखना है, और तीसरा ऐसे लाके रखना है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इजी वर्जन आप लोग जानते हैं, बहुत इजीली किया जाता है कि 2 चार्ज है, पहले हम तीसरे चार्ज को लाके रखते हैं और उसके हिसाब से फिर पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका एक टफ वर्जन बच्चों इरोडो के अंदर है, हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल ये है बच्चों, आप डायग्राम से कुछ चीजें पिक करना। हमें दिया गया है 2 सिमिलर नेचर के चार्ज, एक Q1 है और ये Q2 है। तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। Q1 की लोकेशन कहां पर है, R1 पोजीशन वेक्टर पर प्लेस्ड है, और Q2 की जो पोजीशन है वो R2 पोजीशन वेक्टर पर प्लेस्ड है। और बच्चों हमें एक अननोन चार्ज Q3 रखना है कहीं पर, और Q3 को हम कहाँ रख रहे हैं, R3 पोजीशन वेक्टर पे रख रहे हैं। ये दोनों हमारे पास अननोन है, Q3 भी मुझे नहीं पता है और R3 भी नहीं पता है। मुझे मत पता है कि Q1 Q2 कहाँ पर रखे हुए हैं। तो मुझे बताना है फाइंड आउट R3 and Q3 so that system of three charges remains in equilibrium. ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम हमारा एरोडो का है। शायद आप देखना क्वेश्चन नंबर 3.4 होगा, ठीक है। तो इसका इजी वर्जन आप लोग जानते हैं ना, सीधा सीधा 2 चार्जेस दिए होते हैं, तीसरे को रख के हमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना होता है। अब बाई चांस यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंक्लूड कर दी गई है। Q1 को R1 पोजीशन वेक्टर पे रखा है, Q2 को R2 पोजीशन वेक्टर पे रखा है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर बच्चों तीसरे का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है कि उसको कहां पर रखें और उसका चार्ज क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो फ्री हैं, ऑल 3 चार्जेस आर फ्री, कोई एक्सटर्नल और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो तीसरे चार्ज को रखने पर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो बच्चों ये बात तो सही है कि मैं तीसरे चार्ज को ऐसे तो नहीं रख सकता हूं कि ये तीनों मिलकर ट्राइंगल बना लें। अगर ये तीनों मिलकर ट्राइंगल बना लेंगे तो किसी भी हाल में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज किसी एक चार्ज पे 2 फोर्स होंगे और वो दोनों फोर्स अगर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग होंगे तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं पर तीसरे चार्ज को रखना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, इसीलिए ये लोकेशन इनके बीच में आएगी। और अगर ये चार्जेस अनलाइक होते तो हमें इनकी लाइन ज्वाइनिंग के बाहर कहीं रखना होता, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात, हम इसको इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे रखेंगे और लाइन ज्वाइनिंग पे यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बच्चों Q3 रखा, मुझे नहीं पता है कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसको किस पोजीशन वेक्टर पे रखा है, मैंने R3 पोजीशन, ओके। मान लेते हैं कि Q1 से Q3 के बीच का डिस्टेंस A है और Q3 से Q2 के बीच का डिस्टेंस B है, A और B। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस Q3 के ऊपर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। और इसको करने के लिए आप फोर्स का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस Q3 वाली लोकेशन पे Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो Q1 की वजह से Q3 पे फोर्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो इस डायरेक्शन में होगा
और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E2। और हमें मालूम है कि यहाँ नेट फोर्स बैलेंस करने के लिए, जीरो होने के लिए, मतलब E1 और E2 इक्वल होना चाहिए। सो E1 इज इक्वल टू E2, और अगर E1 E2 इक्वल है तो ये आएगा K Q1 बाय A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K Q2 बाय B स्क्वायर। आया समझ में? तो K Q1 by A square equals to K Q2 by B square, and from here I am getting the ratio A by B is root Q1 upon root Q2। क्या कहते हो बच्चों? तो A by B रेशियो आ गया क्या? तो A by B रेशियो आ चुका है मेरे पास, है ना? कितना आ गया है? रूट Q1 by रूट Q2। तो स्टूडेंट्स, अगर A by B रेशियो आ गया, इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि Q3 की जो लोकेशन है, Q3 की लोकेशन, वो इस लाइन ज्वाइनिंग पर ऐसी जगह पर है जो A/B के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों, आप लोग वेक्टर में, है ना, वेक्टर 3D आप लोग पढ़ते ही हो, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग बच्चों मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग R3। व्हाट इज R3? तो R3 आएगा A और इधर है R2, तो A R2 प्लस B R1 अपॉन A प्लस B। और बच्चों, आप यहां से देख सकते हैं कि A की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 है। प्रोपोर्शनल बोला है, इक्वल नहीं बोला है। A जो है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 है और B जो है वो प्रोपोर्शनल टू Q2 है। और आप समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम आ जाएगा, तो ऊपर और नीचे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग दिस रूट Q1 R2 वेक्टर प्लस अंडर रूट Q2 R1 वेक्टर अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। ध्यान रखिएगा, मैंने A और B को अंडर रूट Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल रखा है। मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ बीटा है, तो वो बीटा कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मेरे पास R3 की वैल्यू आएगी। देखिए, इसका इजी वर्जन सिंपल है कि अगर लाइक चार्जेस हो तो उनको बीच में कहीं पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां मुझे तीसरा चार्ज रखना चाहिए। बात समझ में आया? और अगर ये अनलाइक चार्जेस होते तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग के बाहर वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां मुझे थर्ड चार्ज को लाके रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अब बात आती है बच्चों कि हमने चार्ज को लोकेशन तो निकाल लिया R3 पोजीशन वेक्टर, लेकिन ये Q3 कितना होना चाहिए? तो बच्चों, अभी आपने किसके ऊपर फोर्स जीरो किया है? आपने Q3 के ऊपर। यहां पर आपने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है Q1 और Q2 की वजह से, तो Q3 पे नेट फोर्स जीरो लगेगा। अब हमें क्या करना है? या तो Q1 या फिर Q2, इन दोनों में से किसी एक का इक्विलिब्रियम करना है। किसी एक का करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, Q1 और Q2 में मुझे, मान लेते हैं मैं आप Q2 की जगह भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना चाहता हूं, तो आप जानते हैं Q2 किसके फील्ड में है? Q1 और Q3 के फील्ड में है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको यह बात दिखाई देती है कि Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा। कितना आ जाएगा? K Q1 बाय A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K Q1 अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है बच्चों, ये Q3 पता है कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और Q3 अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इट वुड बी K मॉड ऑफ Q3 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। मॉड क्यों लगाया समझ सकते हो बच्चों? बिकॉज मुझे इसकी डायरेक्शन मैंने एक्यूरेट दिखा रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आया? और K मॉड Q3 बाई B स्क्वायर। बताइए, यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किनका किनका था? Q3 और Q1 की वजह से। तो एक आउटपुट मेरे पास है कि द Q3 मस्ट बी नेगेटिव। Q3 नेगेटिव होना चाहिए। चलिए भाई, Q3 नेगेटिव होना चाहिए, और क्या करें? Q3 नेगेटिव होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए K Q1 अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर, that is equals to K mod of Q3 upon K mod of Q3 upon B square. Okay students, तो बच्चों देखिएगा, we are getting the value of mod of Q3. So mod of Q3 is B upon
a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइम्स Q1। अब बच्चों b जो है वो मॉड Q2 के प्रोपोर्शनल है, रूट Q2 के प्रोपोर्शनल है, और ये रूट Q1 के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऊपर नीचे से कट जाएगा और Q3 इज नेगेटिव माइनस ऑफ अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर times Q1. So I am getting this answer that the third charge must be this one. The third charge is Q3 is minus of Q1 Q2 upon under root Q1 plus under root Q2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया? कोई क्वेश्चन का सिंपल वर्जन और टफ वर्जन, अलग अलग टाइप के वर्जन हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये कोई टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको वेक्टर का अगर ध्यान है तो बहुत आराम से कोऑर्डिनेट आप सोच सकते हैं। या यहाँ मैंने जो बहुत इजी तरीका लगाया, मैंने वेक्टर्स का सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया कि लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर A:B के रेशो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और उसके अकॉर्डिंग दिस इज Q3 चार्ज है ना, एंड दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, एक प्रॉब्लम और है जो आप लोग है ना कई बार देखते हो, इरोडो का ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत जगह यूज हो सकता है। इस पे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक रिमार्क बता देता हूँ। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम देखा होगा, ठीक है? इस प्रॉब्लम को रिवाइज करना और इसको समझना जरूरी है, बिकॉज इस पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी बनाए जा सकते हैं अलग अलग टाइप के। एक फेमस प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, और दोनों को हमने क्या किया है, एल लेंथ के थ्रेड से हैंग कर दिया है, ठीक है? इसमें आपको गिवन है कि मान लीजिए इसका चार्ज कुछ Q1 है, इसका चार्ज कुछ Q2 है, ठीक है? मान लीजिए दोनों का मास इक्वल है। तो बच्चों अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसको हम इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, तो बताइए इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जो दोनों थ्रेड हैं, है ना, उनका वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा? तो आप लोग एक सिमेट्री देखोगे कि सर मासेस इक्वल है, लेंथ इक्वल है, और चार्ज Q1 Q2 है, ठीक है? हो सकता है आपको Q1 Q2 पे सिमेट्री ना दिखे, तो मैं Q1 Q2 को Q कर देता हूँ, ठीक है? अब आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि सर ये देखिए दोनों तरफ सिमेट्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बनेगा। बात समझ गए? तो ये वाला प्रॉब्लम इक्वल वाला तो अभी हम लोग देखेंगे ही, बिकॉज ये कई जगह पे यूज हो सकता है, ठीक है? जेईई मेंस में डायरेक्ट भी यूज होता हुआ आया है इरोडो का प्रॉब्लम। तो बच्चों पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये जो एंगल्स आप लोग फटाफट इक्वल बोल देते हो, तो ये एंगल इक्वल किस तरीके से सोचा जाता है, ठीक है? उस एंगल को सोचने के बाद फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे। यहाँ पर दोनों पे चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है? मास m है, इनके बीच का सेपरेशन हमें निकालना है ना? तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम के लिए हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? लेकिन गिवन है कि x इज वेरी लेस एज कंपेयर टू l, तो ये x बहुत छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द थ्रेड, ठीक है? मेरा पर्पस ये वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पर्पस क्या है कि पहले इन एंगल्स को हम एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है? ये मैक्सिमम बच्चों का मिसिंग पार्ट रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस एनालिसिस को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक थ्रेड से दो पार्टिकल अटैच कर रहा हूँ, ठीक है? और इसमें जो हम कंडीशंस यूज कर रहे हैं उसमें मासेस भी मैं अलग अलग कर देता हूं, दोनों चार्जेस भी अलग अलग कर देता हूं Q1 एंड Q2, और दोनों थ्रेड जो हमने यूज किया है लेंथ L1 एंड लेंथ L2, इनको भी हमने क्या कर दिया है, अलग अलग लिया है। तो सबसे पहले बच्चों जब आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे तो आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा। इसका लॉजिक ये है बच्चों कि ये जो आप वर्टिकल के साथ देख रहे हैं ना, दोनों थ्रेड्स का एंगल θ1 इधर आएगा और θ2 इधर आएगा। तो हमने पिछले वाले पार्ट में ये बात कैसे कह दिया कि दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उसके लिए पहले आप इस पूरी एनालिसिस को समझिए और उससे आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों देखिएगा, ये अगर फाइनल मोमेंट है फॉर द इक्विलिब्रियम, तो आपको क्या क्या चीजें मालूम है? इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग कुछ इस तरीके से है और इनके बीच का सेपरेशन है ना? अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो प्लस Q1 और प्लस Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे,
तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है बाय द फोर्स F, ये भी इसको रिपेल कर रहा है बाय द फोर्स F। ये F कितना है, अगर इनके बीच का सेपरेशन x है तो F की वैल्यू है k q1 q2 बाय x स्क्वायर। ओके, ठीक है। इनके मासेस m1 m2 आपको प्रोवाइडेड है, तो यहां पर m1g एक्ट करेगा और यहां पर m2g एक्ट करेगा। तो m1g और m2g डाउनवर्ड एक्ट करेगा, प्लस साथ के साथ इसके ऊपर टेंशन कुछ T1 एक्ट करेगा और टेंशन यहां पर T2 एक्ट करेगा, और ये सिस्टम बच्चों इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर हमें ये पता लगाने के लिए कि इन एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, ये एंगल्स किस चीज पे डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हमें समझने के लिए इस कहानी को समझना है। तो बच्चों एक बात बताइए, इक्विलिब्रियम क्या गवर्न करता है कि नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे जीरो होगा। तो आपको पता है इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो है, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो है, यानी इन तीनों का वेक्टर एडिशन और इन तीनों का वेक्टर एडिशन जीरो है इंडिविजुअली। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्योंकि मुझे ये पता करना है कि एंगल्स में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या ये एंगल इक्वल होंगे या कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, उन सारी चीजों पे मुझे फोकस करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, बिकॉज मेरे पास F फोर्स तो पता है मुझे कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, और इधर M1g और इधर M2g एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम डिस्कस करें अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्या आपको दिख रहा है कि टॉर्क जीरो होना चाहिए? तो देखिए बच्चों, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टॉर्क जीरो होना चाहिए। वैसे यूनिवर्स में यूनिवर्स मतलब कहीं पे भी किसी भी पॉइंट से ये टॉर्क नेट बैलेंस रहेगा सिस्टम पर, और इवन इंडिविजुअल पार्टिकल पे भी और सिस्टम पे भी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, टॉर्क बैलेंस किया मैंने बाय चांस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, बिकॉज यहां से मुझे एक चीज नजर आ रही है इंपॉर्टेंट कि टेंशन T1 भी यहीं से पास कर रहा है और T2 भी यहीं से पास कर रहा है। तो बच्चों जो T1 और T2 है ये दोनों इसी पॉइंट से पास करने की वजह से T1 और T2 के दोनों का टॉर्क जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें M1g और M2g, इनका टॉर्क आ रहा है, और F बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर है, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों F का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो अगर मैं यहां से टॉर्क निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूं, तो इस F के लिए भी और इस F के लिए भी आर्म दोनों के लिए सेम आ जाएगी, और आर्म सेम है और फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वैसे भी मैं इतना बोल सकता हूं कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं, ठीक है ना, उनका टॉर्क कहीं से भी जीरो आता है। अब बचा कौन, M1g और M2g। तो बच्चों बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर हम बात करें, इसका मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट M1g का टॉर्क और M2g का टॉर्क ये एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। तो बच्चों M1g का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितनी डिस्टेंस पर है, तो L1 cos थीटा 1, ये है L1 sin थीटा 1। ठीक है, यहां पर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये है L2 sin थीटा 2। तो स्टूडेंट्स M1g का टॉर्क और M2g का टॉर्क ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो M1g L1 sin थीटा 1 L1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू M2g L2 sin थीटा 2। तो स्टूडेंट्स द रिलेशन इज M1 L1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू M2 L2 sin थीटा 2। ओके स्टूडेंट्स, this is the relation for the equilibrium of this system। तो sin थीटा 1 और sin थीटा 2 बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 will depend on M2 L2 अपॉन M1 L1। ओके, sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 M2 L2 अपॉन M1 L2। एक मिनट रुक जाइए बच्चों। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपको कभी टॉर्क बैलेंसिंग करना हो तो उस पॉइंट को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना। किस पॉइंट को, जैसे ये T1 भी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, T2 भी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो T1 T2 का टॉर्क डायरेक्टली जीरो हो गया। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का तो जीरो होता ही है, तो M1g और M2g का टॉर्क बैलेंस हो गया। और बच्चों अगर आप इसको एक साथ समझना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि नेट टॉर्क mg का नेट mg का टॉर्क लिखने के लिए हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई करते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो M1 और M2 के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो सकता है। इसका
सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करेगा, बिकॉज M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करने का मतलब, अगर आप चाहते हो कि M1 और M2 को एक सिस्टम मान लिया जाए तो इस सिस्टम का वेट इनके सेंटर ऑफ मास पे लगाया जाएगा, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास ठीक इसके नीचे क्यों होना चाहिए बताओ? अगर आप सेंटर ऑफ मास पे देखेंगे तो नेट फोर्स बनाना पड़ेगा M1 प्लस M2G, और अगर वो ठीक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे है तो इसका टेक्निकल मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क, मतलब m1 प्लस m2g का टॉर्क 0 है, बिकॉज ये इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पार कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरा आउटकम आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके के इक्विलिब्रियम में, जैसे आपने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से चेक किया तो f का टॉर्क 0, टेंशन का टॉर्क 0, यानी mg का टॉर्क भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली कहानी ये समझ में आती है। अब देखो इससे मैं आपको क्या क्या चीजें समझाता हूँ। मुझे बताइए इस रिलेशन में चार्जेस का कोई रोल है क्या? साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 का रेशो क्या होगा, उसमें चार्जेस का कोई रोल है क्या? नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन आपको ये बोल दे कि हम Q2 को भी डबल कर देते हैं, Q1 को भी डबल कर देते हैं, तो बात बहुत गौर से सुनना। Q1 Q2 को बदलने पर एंगल बदल जाएगा। हो सकता है Q1 को भी डबल कर दिया, Q2 को डबल करने पे ये और दूर जाके इक्विलिब्रियम बनाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि थीटा 2 भी बढ़ जाएगा, थीटा 1 भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दिस रेशियो sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 is independent of, तो दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। एक बात बोल रहा हूं, इसको गौर से सुनना। मैंने बोला कि sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 का रेशियो चार्जेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन sin थीटा 1 की वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इन चार्जेस को डबल कर दूंगा तो ये दूर जाके इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा सवाल आता है और आपसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम है, क्या क्या कंडीशन है, कौन किस पे डिपेंडेंट हो सकता है, तो आपने देखा कि एक्शन रिएक्शन पेयर की वैल्यू कुछ भी हो, उसका इक्विलिब्रियम के स्टेप में तो कोई पार्टिसिपेशन दिखा नहीं, क्योंकि वो जीरो ही है एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इस एक्सप्रेशन में ये M2L2 बाई M1L1 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फेमस प्रॉब्लम है, आप लोगों ने जेईई मेंस के लिए काफी रिवाइज भी किया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये डिस्टेंस लार्ज है तो हम आपसे क्या पूछ लेते हैं कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। कई बार हम ये पूछ लेते हैं कि इसको डिप करने पर एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो बताइए परमिटिविटी क्या होगा, है ना। ये जेईई मेंस के पीवाईक्यू में 2-3 बार क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जेईई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप बताइए, मैंने कैसे मान लिया कि दोनों एंगल सेम है? बिकॉज M1 M2 और L1 और L2, मुझे इस बात पे गौर करने की जरूरत नहीं है कि ये चार्जेस कितने कितने हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस किसी भी मैग्नीट्यूड के हो, sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 is M2L2 upon M1L1, तो M2L2 upon M1L1 and that ratio will be 1। इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। देखिए कहानी क्या है कि ये x है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर लगेगा k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन T एक्ट कर रहा है, और वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी थीटा, सो t cos थीटा, ये तो सेट पैटर्न है, आप लोगों को पता भी है, इधर t cos थीटा एंड इधर t sin थीटा। ये तो पीवाईक्यू में किया ही होगा इस पार्ट को, है ना। ये वाले क्वेश्चन 3-4 बार पीवाईक्यू में है। ओके स्टूडेंट्स, तो t sin थीटा t cos थीटा, बताइए t sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? t sin थीटा इक्वल होना चाहिए k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और t cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? t cos थीटा होना चाहिए mg के। सो आई एम गेटिंग दिस tan थीटा, सो tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर mg, ठीक है बच्चों। अब यहां तक होता है। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो आएगा कि हमने इसको डाइलेक्ट्रिक में डिप कर दिया, तो वहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चेंज कर देंगे, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और mg के साथ बाइंड फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बच्चों tan थीटा आने के बाद बिकॉज x बहुत छोटा है,
तो अगर आप टेन थीटा को देखेंगे तो टेन थीटा जो है वो नियरली इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। और यहां पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू चेक करें तो दिस इज योर x/2, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो x/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x/2l। आया क्या समझ में? x/2 और l, तो टेन थीटा साइन थीटा के नियरली इक्वल होगा। तो फिजिक्स में बच्चों अप्रोक्सीमेशंस का भी ध्यान रखेंगे कि अप्रोक्सीमेशंस कैसे लगाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये टेन थीटा की वैल्यू है x/2l, सो आई एम गेटिंग x/2l that is equals to kq square upon x square mg. So I am getting this from here, x cube equals to 2l kq square upon mg. ओके तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, द डिस्टेंस फॉर द इक्विलिब्रियम इज 2l kq square upon mg raised to the power 1/3। ओके अब बच्चों इसमें इरोडो में इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को इरोडो का होमवर्क दूंगा, तो उसमें क्या कहते हैं, ये इस तरीके का एक पार्ट आएगा, तो वहां आपको देखना है कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग सोचिएगा, फिर हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें मेरा पार्ट ये नहीं था कि ये मैं नहीं समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाऊं, पहला ऑप्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, if m1 l1 equals to m2 l2 then sin theta 1 equal to sin theta 2। क्या ये बात सही है? आपको दिख रहा है? यस, m1 l1 और m2 l2 है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं ये लिख देता हूं कि q1 एंड q2 आर डबल्ड, तो q1 q2 अगर हम लोग डबल कर दे रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 डज नॉट, ये रेशियो डज नॉट चेंज। लेकिन मैं यहां एक और लाइन लिख देता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो गया, Q1 Q2 मैंने डबल किया है, ये कह रहा है कि भाई sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 डज नॉट चेंज। लेकिन अगर ये बोल दे कि sin थीटा 1 एंड sin थीटा 2 डज नॉट चेंज, क्या ये बात सही है? sin थीटा 1 एंड sin थीटा 2 डज नॉट चेंज। अब कई बच्चे इस चीज को जानने के बाद भी गड़बड़ कर जाते हैं, उनको लगता है कि सर ये रेशियो तो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन रेशियो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप चार्जेस डबल कर देंगे तो क्या होगा, जितना जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा, तो ये कहानी रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम मैं कंडक्टर्स से पिक कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास टू कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक है, दो शेल हैं हमारे पास कंडक्टिंग, एक ये कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस a है, और ये हमारे पास एक और कंडक्टिंग शेल है जो हमारे पास थिक कंडक्टिंग शेल है। ठीक है बच्चों, तो एक थिक कंडक्टिंग शेल है और ये दूसरा शेल है हमारे पास टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के ऊपर प्लस क्यू चार्ज हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कंडक्टर्स के कुछ पॉइंट्स समझाऊंगा, प्लस एनर्जी कैसे लिखी जाती है उसको समझाऊंगा। ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है इसकी हम अर्थिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट
द हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। मैं चाहता हूं बच्चों कि एक बार आप लोग सोचें, ठीक है, एक बार आप लोग इसको सोचें आराम से। ये दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं हमारे पास, दोनों पे इनिशियल चार्जेस दिए हुए हैं। हम जब स्विच को क्लोज करेंगे, फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर स्विच इज क्लोज। तो एक बार आराम से सोचो, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करें, आपके पास क्या क्या थॉट है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों कि बिफोर सिचुएशन क्या है, आफ्टर सिचुएशन क्या है, और उन सारी चीजों को हम यहां पर एड्रेस भी करेंगे। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। इसका रेडियस बी है, ठीक है, और इसका रेडियस सी है। और अगर आप एक सिंप्लीफाइड आंसर निकालना चाहते हो ना, तो एबीसी में बाद में रिलेशन रख लेना कुछ भी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। मैं एबीसी के फॉर्म में आंसर निकालूंगा। इसका रेडियस बी है, इसका रेडियस सी है, और ये इनर रेडियस ए है, और ये कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। ओके, अब ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ। क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चों मुझे ये बात समझ में आ रही है कि भाई अर्थिंग करना होगा, और अर्थिंग का मतलब है कि ये अर्थ के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो फाइनल सिचुएशन जो है वो चार्ज की बदलेगी। और इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है हीट के बारे में, तो अगर बच्चों कोई चार्ज अर्थ में फ्लो करता है, तो इसका मतलब होगा कि ये सिस्टम अपने आप स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। जब हम क्या कर रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी इन द सेंस अर्थिंग के बाद जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस सिचुएशन को अचीव करना चाहता है। तो अगर ये अपने आप अचीव करना चाहता है, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डाउन होने का मतलब है वो एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों मुझे ये बात तो है कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, ठीक है। तो पहले बच्चों हम इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं वन बाय वन। तो आप इसको अलग अलग सेगमेंट की तरह देखना कि पहले पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू एनालाइज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में हीट नहीं पूछा हो तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइनल सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यू इनिशियल, ठीक है, तो यू इनिशियल निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों प्लस क्यू जो है वो इसके आउटर सरफेस पे आके लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज जो अंदर वाला शेल है उसकी कैविटी खाली है, और अगर कैविटी खाली हो तो इनर सरफेस पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता है, तो ये चार्ज बच्चों बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस क्यू है, तो ये इसके इनर फेस पे कितना चार्ज पुल करेगा, ये इसके ऊपर माइनस कैपिटल क्यू चार्ज पुल करेगा। और अगर ये माइनस कैपिटल क्यू चार्ज पुल कर रहा है ना, तो इस पे टोटल मैंने कितना दिया था, प्लस कैपिटल क्यू, तो प्लस 2q चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना है ये, 2q चार्ज है, ठीक है भाई। अब सुनना बच्चों, यहां पर ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर जो बात आती है वो आती है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम की। यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई यूनिक सॉल्यूशन है जो कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अगर उसको सेटिस्फाई कर जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंडीशन हमें अलाउ करता है कि अगर आपके पास कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है उस पूरी शील्डिंग को समझाने के लिए, तो दैट विल बी द फाइनल, यहाँ पे कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले मैंने मान लिया कि सारे यूनिफॉर्म शेल हैं, इससे देखो क्या क्या पता चला। अगर यूनिफॉर्म शेल है बच्चों, यूनिफॉर्म शेल, तो अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और ये क्या है, अंदर वाले कंडक्टर का इनसाइड पार्ट है, तो आउटर आउटसाइड का फील्ड अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कंडक्टर 1 के लिए शील्डिंग काम कर रही है। उसके बाद कंडक्टर 2 के लिए, यहां पर अगर हम चेक करें बच्चों, तो अगर ये यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनाएंगे, और बाहर वाला अगर यूनिफॉर्म है तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनाएगा। इसका मतलब मेरी शील्डिंग प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको यूनिफॉर्म बोल रहा हूं, ये भी यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, तो दो कंडक्टर की
सारी शील्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ गए? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन बिकॉज देयर विल बी नो एनी अदर सॉल्यूशन। ये हमें यूनिकनेस थ्योरम कहती है। समझ में आई बात? तो यूनिकनेस का काम ये होता है बताने। बात समझ गए? तो देखिए बच्चों, आ गया, ठीक है। अब मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो आपको पता है कि सर Q1 Q2 अपॉन R पढ़ाया गया था, और अगर Q1 Q2 अपॉन R से अगर हम बात करते हैं तो बच्चों मुझे यहाँ पर पेयर्स बनाने पड़ेंगे। और पेयर्स बनाने के लिए क्या करना है बच्चों? इसके एक DQ चार्ज का अपने साथ भी पेयर बनाना है, इस DQ का इसके साथ सबके साथ भी पेयर बनाना है, और इस DQ का इनके साथ भी पेयर बनाना है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यहां पर इनफाइनाइट DQ है मेरे पास, इनफाइनाइट DQ। तो भाई पेयर मेथड तो मेरे लिए कहीं भी हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज पेयर पिक करना तो ये आसान काम नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन स्टूडेंट हम क्या चीज समझ सकते हैं? हम एक और मेथड लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, जो है हाफ ऑफ समेशन QV। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा दो मेथड होते हैं। एक तो आप चाहो तो पेयर पिक कर सकते हो, तो NC2 पेयर्स होते हैं, उसको उठा के पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है। लेकिन इनफाइनाइट DQ में पेयर उठाना तो आसान काम नहीं है, तो हम चलने वाले हैं समेशन QV/2 से। तो बच्चों सबसे एफिशिएंट तरीका मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, बिना किसी कंफ्यूजन के समेशन QV/2 आप लगा देना। तो चलिए कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो बच्चों हमारे पास दो शेल हैं, तो पहले इनके पोटेंशियल के बारे में सोचो। इसका पोटेंशियल कितना है? मान लीजिए अंदर वाले का पोटेंशियल VA है और बाहर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल VB है। तो पहले सबसे सिंपल हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। व्हाट इज इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? हाफ ऑफ समेशन QV/2। तो बताइए बच्चों, यहां पर अगर मैं एक DQ सेलेक्ट करता हूं, उसका भी पोटेंशियल VA है, यहाँ पे भी DQ सेलेक्ट करता हूं, उस पे भी पोटेंशियल VA है, तो इन सबके ऊपर पोटेंशियल VA है। तो बहुत तसल्ली से सुनना है। तो दिस इज प्लस क्यू और इसका पोटेंशियल VA है। तो ये मैंने क्या किया मालूम? DQ इंटू VA प्लस DQ इंटू VA प्लस DQ इंटू VA प्लस DQ इंटू VA, ऐसा करते 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 ऐड करने पे Q इंटू VA बन गया। और याद रखिएगा, जब आप A पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन होगा। तो प्लस Q इंटू VA प्लस, बताइए बच्चों टोटल चार्ज ऑन आउटर शेल कितना है? कंडक्टर है ना, तो टोटल चार्ज है प्लस 2Q माइनस Q। तो प्लस 2Q और माइनस Q, हमें पहले से पता है कि टोटल चार्ज प्लस Q है, और इसका पोटेंशियल मैंने माना है VB। तो कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, सो दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आप पोटेंशियल एनर्जी को पक्का करो कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कोई और दूसरा दिमाग मत लगाना। अगर आपने समेशन QB/2 लिख दिया है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? So I am getting this potential energy is half of Q times VA। VA कितना है? अब VA लिखने के लिए बहुत आराम से मुझे A का पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल की थ्योरी होती है हमें सब की वजह से लिखना होता है। बताइए इसका पोटेंशियल कैपिटल Q की वजह से, K कैपिटल Q बाई A, प्लस माइनस Q अंदर है, अंदर वाले की वजह से, तो माइनस Q जो है उसके लिए अंदर का पॉइंट है, तो K माइनस Q डिवाइडेड बाई B। मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा आंसर बच्चों, है ना, ताकि आप लोग जब इसको रिवाइज करें तो आपको चीजें डायरेक्ट दिखें कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी A का पोटेंशियल नहीं आया है, प्लस 2Q बाहर है, K प्लस 2Q डिवाइडेड बाय बच्चों उसका अपना रेडियस C है और मुझे अंदर लिखना है, सो दिस इज, तो बच्चों ये हुआ मेरा क्या? VA। तो प्लस Q इंटू VA प्लस 2Q माइनस Q, 2Q और माइनस Q मिलाकर हुआ Q। और बच्चों अब मुझे लिखना है VB। अब देखिएगा बच्चों, VB लिखना है। VB में क्या कहा जाता है? सबकी वजह से लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो मैं सबकी वजह से लिख के भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको कंडक्टर की थ्योरी से समझाऊंगा कि हम कंडक्टर की यूटिलिटी ले सकते हैं क्या यहां पर पोटेंशियल लिखने। तो देखिएगा बच्चों, यहां पोटेंशियल लिख रहा हूं। यहां पोटेंशियल लिखने के लिए लिखना इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है, सभी से लिखना है। लेकिन मैं इस कॉम्बिनेशन की ओर ध्यान दे रहा हूं कि अगर हम आउटर कंडक्टर को देखते हैं बच्चों, तो आउटर कंडक्टर के लिए इनर और इनसाइड है, ये इनर
शेल, इनर सरफेस ऑफ कैविटी एंड इनसाइड द कैविटी। और आप जानते हैं बच्चों कि इस कंडक्टर के लिए इनसाइड और इनर सरफेस का जो कॉम्बो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके इनफाइनाइट तक जीरो होगा। होगा कि नहीं? ये किस प्रॉपर्टी से लिखा मैंने? शील्डिंग प्रॉपर्टी। शील्डिंग प्रॉपर्टी कहती है कि इनर और इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इनफाइनाइट तक जीरो है। तो देखना बच्चों, मैं लॉजिक से सॉल्व कर रहा हूं। तो एक बात बताइए बच्चों, अगर आप यहां से यहां तक आते हैं, इस जगह तक पूरा, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जीरो है, बिकॉज इनफाइनाइट का आप पोटेंशियल जीरो लिखते हैं बच्चों, है ना? तो आप अगर इनफाइनाइट से लेके यहां तक आते हैं, तो क्या आपको ये बात दिखाई दे रहा है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, तो फाइनली यहां से यहां तक इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से पोटेंशियल जीरो रहेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी मैं आपको ये चीज लिख के भी समझा सकता हूं जीरो, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस नॉन यूनिफॉर्म अगर हो गए और आप पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां पोटेंशियल लिख के तो नहीं बता पाएंगे, तब आपको ये थ्योरी काम करेगी कि यहां से इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी इनफाइनाइट से यहां तक में पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन जीरो रहेगा, बिकॉज इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो है। तो यहां से यहां तक जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, उनका पोटेंशियल डिफरेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा इनफाइनाइट से यहां तक। और इनफाइनाइट पे जीरो लिख रहे हैं, तो यहां पे भी जीरो लिखना पड़ेगा। तो बच्चों बताइए, मुझे यहाँ का पोटेंशियल लिखना है फॉर सी, तो सी का पोटेंशियल मतलब बस यहाँ का पोटेंशियल लिख रहा हूं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, सिर्फ बाहर वाले की वजह से बचेगा K प्लस 2Q। और कहाँ लिखना है हमें? एग्जैक्टली उसी के ऊपर, तो एग्जैक्टली मुझे इस जगह पे लिखना है ना, तो K2Q डिवाइडेड बाई C। तो स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार सभी बच्चे देखना, क्या आप लोगों ने इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखा? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का पैटर्न ये है। समेशन QV बाई 2 लिखने के बाद फिर ये सब मत सोचना कि सर आपने KQ स्क्वायर बाई 2R क्यों नहीं यूज किया। जानते हो ना, ये सेल्फ एनर्जी, इसमें वो सारी एनर्जीज इंक्लूड हो गई हैं। तो इस तरीके से बाइफरगेट करके मत देखना आप। तो ये लाइन लिख लो कॉपी में कि इफ यू आर यूजिंग समेशन QV बाई 2, तो आप Q लिखिए और वहां का पोटेंशियल लिखिए, और समेशन QV बाई 2 से सारी एनर्जी आ जाएगी। फिर उसको अलग अलग मत करना कि इंटरेक्शन है, सेल्फ एनर्जी है, इस तरह से मत तोड़ना। अगर सेल्फ और इंटरेक्शन से जाते हैं तो फिर हमें इसको बहुत लेंदी हो जाएगा इस पोटेंशियल एनर्जी को लिखना। बात समझ में आई? तो ये है U इनिशियल, Q टाइम्स VA प्लस Q टाइम्स VB। VB के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस कॉम्बो का पोटेंशियल यहाँ जीरो है, तो सिर्फ 2Q की वजह से होगा। तो बच्चों इनिशियल मैंने क्यों सॉल्व किया? बिकॉज क्वेश्चन हीट के रास्ते पर है। चलिए अब सेकंड पॉइंट बच्चों, थोड़ा सा अब हम लोग एडवांस की ओर भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा अनुभव भी हमें लगाना चाहिए। तो बच्चों एक बात बताओ, जब मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा, तो ये तो कंफर्म है ना कि ये जो कैपिटल Q है, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अगर इस कैपिटल Q पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो हमें पता है कि अंदर माइनस Q भी रहेगा, यानी सारी गड़बड़ी आउटर सरफेस के चार्ज पर होने वाली है, इस इनर सरफेस के चार्ज पे कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। तो आप फाइनल चार्ज एजम्पशन लेके भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा। तो देखिए बच्चों, ये अंदर वाला है एंड ये आउटसाइड। देखो, क्योंकि मुझे एक बात नजर आ रही है कि जब हम अर्थिंग कर ही देंगे तो बेचारा इसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका प्लस Q तो आउटर पे ही रहेगा, तो इसका प्लस Q अगर आउटर पे है तो ये अपने अंदर माइनस Q खींचेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी चेंजेस किस पर आए? तो यानी चेंजेस कहां पर आया? सिर्फ इस आउटर चार्ज पे। चलो मान लेते हैं कि आउटर सरफेस पे स्मॉल Q चार्ज है, ये मैंने आउटर पे माना है, आउटर सरफेस पे। अभी मैं लिख दूंगा सारी चीजें, पहले ये समझ में आया, इस स्मॉल Q का डिस्ट्रीब्यूशन भी जीरो होगा। अब बताइए बच्चों, मुझे इसका पोटेंशियल जीरो करना है, तो इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल यहां से लेके इनफाइनाइट तक जीरो है, तो इनफाइनाइट से यहां तक आने में पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन जीरो रहेगा। तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो प्लस Q माइनस Q,
का पोटेंशियल तो यहाँ 0, तो स्मॉल q की वजह से k small q divided by c equal to 0. This will imply that small q equal to 0. This is charge on the outer surface. तो ध्यान रखना बच्चों, चार्ज ऑन आउटर शेल कितना है? तो आउटर शेल पे चार्ज है बच्चों -q अंदर है और +0, तो इस पे टोटल चार्ज -q है। पहले कितना था? पहले कितना था? तो पहले चार्ज था कैपिटल Q, पहले चार्ज था कैपिटल Q, और अब आपको दिख रहा है बाहर वाला +2q 0 बन गया, ठीक है ना? तो अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज फ्लोन इनटू अर्थ, चार्ज फ्लोन इनटू अर्थ, तो बच्चों अर्थ में कितना चार्ज फ्लो होके चला गया है? तो अर्थ में कितना चार्ज चला गया है? पहले कितना था? आउटर सरफेस से देख लो चाहे टोटल चार्ज देख लो, पहले कैपिटल Q था, अब माइनस ऑफ माइनस कैपिटल Q है, तो +2q, और आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 2q जो बाहर है वो सीधा सीधा अर्थ में चला गया। अब बच्चों इन्होंने हमसे हीट का जिक्र भी किया है, व्हाट इज U फाइनल? तो U फाइनल निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? समेशन QV divided by 2. So what I am getting from here, U final is half of summation QV by 2, ठीक है? तो half of, चलिए अब वापस से उसी तरीके से चलते हैं। समेशन QV by 2 में अंदर वाले के लिए याद रखिएगा बच्चों, अब VA डैश चेंज हो जाएगा, तो इससे आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं बच्चों, ये एक क्वेश्चन नहीं है। अब VA डैश कितना हो जाएगा, और VB डैश तो आपको दिख ही रहा है कि 0 हो गया है, VB डैश तो 0 हो गया है, ठीक है? तो बच्चों VA डैश तो +q टाइम्स VA डैश प्लस बाहर वाले पे टोटल चार्ज -q है, लेकिन VB डैश तो 0 हो गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये तो बेचारा 0 ही हो गया। सो व्हाट इज माय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज हाफ +q एंड आई हैव टू राइट डाउन VA डैश। तो अब आप यहां से ये सीखो VA डैश कैसे निकालते हैं। VA डैश यहां पर निकलेगा, याद रखिएगा सबकी वजह से पोटेंशियल लिखना होता है, Q की वजह से कितना? K प्लस Q डिवाइडेड बाई A, तो K प्लस Q डिवाइडेड बाई A, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है एंड इसका रेडियस C है, ठीक है? तो KQ डिवाइडेड बाई A प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाई B प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाई B। ओके स्टूडेंट्स, और बाहर तो चार्ज 0 ही आ चुका है, तो इसकी वजह से K माइनस Q डिवाइडेड बाई P। सो आई एम गेटिंग दिस फाइनल एनर्जी वेरी सिंप्लीफाइड, हाउ मच इट इज, एंड दिस वन इज कितना आ जाता है, जो भी है ऐसे ही रहने दो, बाकी आप लोग यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये वाला पार्ट -q ये तो 0 हो ही चुका है, तो दिस इज माय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड? अब ये अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, मान लो मैंने क्वेश्चन क्या कि इसकी अर्थिंग कर दी गई है, बताइए अंदर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो निकालना आपको पता चल रहा है, बाहर का पोटेंशियल 0 है, एनर्जी कितनी है, दिस इज द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी U इनिशियल माइनस U फाइनल। ओके स्टूडेंट्स, तो U इनिशियल देखो बच्चों ये इतनी बड़ी टर्म है, और U फाइनल, तो बताइए बच्चों फाइनल आंसर में क्या ये कैंसिल आउट कर दूं? हाफ Q, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचेगा Q, तो 3KQ स्क्वायर बाई C बच रहा है क्या बच्चों? देखना तो फाइनल आंसर क्या बच रहा है हमारे पास। तो यहां से 1/2 से ये, उधर से 2, ठीक है ना? तो इन दोनों को माइनस करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये बहुत संभल के लिखिए, व्हाट इज द आंसर। ये ध्यान रखना बच्चों है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये पूरा ब्रैकेट में है, ये पूरा ब्रैकेट में साथ में है, तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? ये पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर है, बाहर हाफ भी लगा हुआ है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना और देखना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये है 2 और 2 4 में डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक प्रॉब्लम दिखेगा आपको देखने में, लेकिन बातें बहुत सारी है। तो बच्चों अब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले आप लोग इस ध्यान रखना, ये हाफ पूरे से मल्टीप्लाई होगा। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ आंसर लिखा है तो एक बार बेटा अच्छे से चेक करना है ना। ये हाफ है, ये हाफ इधर वाले, ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये बाहर नहीं है, ये हाफ इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, इतना कैलकुलेशन एरर नहीं चलेगा, है ना। एंड यहाँ पर जो है आंसर आप माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बताना बच्चों कितना आंसर आ रहा है, चलो एक बार चैट बॉक्स में लिख ही दो आप लोग, क्या आंसर आ रहा है माइनस करने पर। तो दिस वुड बी और 2kq स्क्वायर बाई सी आ रहा है क्या आंसर बच्चों? यस, 2kq स्क्वायर बाई सी। सो ये जो आंसर है फाइनली विंजन आप करेक्ट करना। ठीक है, 2kq स्क्वायर बाई सी। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल करने पर ये आंसर। अब बच्चों यहाँ पर और भी चीजें सोचते हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि यही प्रॉब्लम आ गया और ये आंसर निकल गया तो आगे बढ़ गए हैं। तो आपने पोटेंशियल समझा, आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा, आपने एनर्जी लिखना सीखा। अब इस एनर्जी का बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में होता है। कहां पर होता है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में होता है। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करिए, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में अगर आप चेक करें तो आपको क्या नजर आएगा मैं बताता हूं। अगर आप इसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन में देखते हैं तो आप देखो इनिशियली बच्चों अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। ओके, ठीक है, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आया, देख लो आप, क्योंकि ये प्लस क्यू माइनस क्यू कॉम्बो अभी भी यही है। और आप जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जिम्मेदारी सिर्फ इन दोनों की है। इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनचेंज है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां चेंज हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां पर चेंज हुआ है। देखिए, इससे बाहर जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसकी वजह से था? सिर्फ 2q की वजह से था। 2q का कंट्रीब्यूशन था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फाइनली ये गायब हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन इसके ट्रैक पे क्या क्या पूछ सकता है? फाइनली ये क्यू चार्ज जो है वो हमने एनालाइज करके निकाल लिया था कि दिस चार्ज कम्स अप टू बी 0। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये जानते हैं कि किसी सिस्टम की एनर्जी उसके फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये जो एनर्जी बच्चों लिखी हुई है ना फाइनल, ये फाइनल एनर्जी इसके फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये वाली फाइनल इनिशियल एनर्जी भी इसके फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम नए ट्रैक पे रख रहे हैं। ये एनर्जी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं, ये एनर्जी यहां पर है क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और यहां से इनफाइनाइट तक है। तो पहला पॉइंट ये बात समझ लो, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड कहां कहां है। तो दिस टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर एंड आउटसाइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये एनर्जी यहां और आउटसाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से समझना। अब मान लो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए आउटसाइड में कितनी एनर्जी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से तो बाहर फील्ड आएगा नहीं, सिर्फ 2q की वजह से बाहर फील्ड आएगा। तो बाहर फील्ड सिर्फ 2q की वजह से है। तो स्टूडेंट्स 2q शेल की जो सेल्फ एनर्जी होती है, जानते हो आप लोग 2q शेल की सेल्फ एनर्जी, वो सारी की सारी बाहर होगी और उसका फॉर्मूला होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r मतलब के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये एनर्जी बच्चों कहां है मालूम है? दिस एनर्जी इज आउटसाइड दिस, यहां से यहां तक ये वाली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मुझे पता है यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 2q का है। और हमने सेल्फ एनर्जी का जब स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि कोई चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर बाई 2r और अंदर एनर्जी होती है 0। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि इन दोनों का फील्ड तो बाहर आया नहीं, यानी यहां पर फील्ड में सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ये वाली एनर्जी आउटसाइड द शेल है, आउटसाइड द शेल। तो बच्चों ये है टोटल एनर्जी ऑफ दिस, और ये जो टोटल एनर्जी है इसका ये वाला अमाउंट आउटसाइड द शेल है। समझ में आई बात? और आप एक चीज नोटिस करो, ये आउटसाइड द शेल एनर्जी बाद में गायब हो गई। देखिए
बाद में आउटर पे चार्ज जीरो है तो आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज इस कॉम्बिनेशन का फील्ड यहां से बाहर जीरो रहेगा और इसके आउटर फेस पे भी चार्ज जीरो है, देखो जीरो हो गया। तो बच्चों आपने एक चीज नोटिस किया, अगर मुझे इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाना हो तो बिटवीन द टू शेल्स एनर्जी जो है, बिटवीन द टू शेल्स एनर्जी रिमेन सेम। पहले भी बिटवीन द टू शेल्स जितनी एनर्जी थी फाइनली भी सेम रहेगी। इसका आंसर आप एग्जाम हॉल में बिना कैलकुलेशन के कैसे करोगे, बताइए बच्चों? इस पूरी कैलकुलेशन को आप डायरेक्ट कैसे करोगे? तो आपको दिखेगा कि सर इसका फील्ड अंदर वाला चेंज नहीं हुआ है, यानी स्टेटमेंट आया कि द एनर्जी बिटवीन द टू शेल्स रिमेन सेम, तो हम कहेंगे यस, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू शेल्स रिमेन सेम। लेकिन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल हैज बीन चेंज्ड, तो जो आप देख रहे हैं ना टोटल एनर्जी लॉस्ट वो कितनी है, तो दोनों शेल के बाहर जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी फाइनली लॉस्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में मुझे कैसे पता चला? मुझे ये तो दिखाई दे गया कि अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं है तो दिस एनर्जी विल रिमेन सेम। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया है तो बाहर वाली एनर्जी लॉस हो गई होगी। तो बच्चों देखिए आपके पास हीट प्रोड्यूस्ड कितना आया था, हीट प्रोड्यूस्ड कितना आया था 2kq²/c, और ये देखो आप, ये स्फेरिकल शेल की वजह से ही सिर्फ बाहर एनर्जी थी और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये हम लोग फील्ड से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये kq²/2r जो फॉर्मूला है, ये देखो 2kq²/c, दिस एनर्जी वाज आउटसाइड द शेल, अब दिस एनर्जी हैज बीन लॉस्ट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब बच्चों इसमें एक और बात आती है, जैसे कि ये इनिशियल एनर्जी आपके सामने मैंने पूरा लिख दिया है, चीजों को सीखते रहना। तो ये इनिशियल एनर्जी मैंने लिख दिया है, उसमें ये अमाउंट बाहर है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अंदर की एनर्जी। अच्छा मान लो एग्जाम में आ गया कि अंदर की एनर्जी लिखिए, क्योंकि अब तो आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो अब सिलेबस आपका पूरा है, अब आपसे क्वेश्चन आ गया बताइए ये वाली एनर्जी कितनी होगी। तो फास्ट कैसे निकालोगे मैं बताता हूं बच्चों, फास्ट कैसे निकालेंगे, तो ये सब ट्रिक्स आपको समझनी है। अब मुझे ये वाली एनर्जी निकालनी है, सिर्फ यहाँ कितनी ट्रैप है, तो अगर मैं इतने से हिस्से को देखूं, सिर्फ इतना सा हिस्सा, तो इसकी जिम्मेदारी प्लस क्यू और माइनस क्यू लेंगे। और आप समझ सकते हो बच्चों ये प्लस क्यू माइनस क्यू मिला के जो अंदर अंदर है वो एक स्फेरिकल कैपेसिटर जैसी दिखाई दे रहा है हमें। तो ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली ट्रैप्ड एनर्जी, इसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और उसको लिख के 4πr² dr करके इंटीग्रेट कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी बीच में। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहें तो बच्चों अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो जिसका इनर रेडियस a हो और आउटर रेडियस b हो और प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हो, तो क्या आपको ये बात पता है कि उसकी सारी एनर्जी बिटवीन द टू स्फीयर्स ट्रैप्ड होती है एंड दैट वैल्यू इज q²/2c। तो आप इस एनर्जी को निकालने के लिए सिर्फ इतना सा पार्ट देखो, बाकी कुछ मत देखो। तो प्लस क्यू माइनस क्यू का अगर हम एक शेल ले लें और इनर रेडियस a हो और आउटर रेडियस b हो, तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसकी एनर्जी होगी q²/2c एंड मतलब 2c मतलब c इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो q²/2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इज 4πε0ab अपॉन b माइनस a। तो इनके बीच में ये वाली एनर्जी ट्रैप्ड सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं, इस एनर्जी से इतना हिस्सा बाहर है और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अंदर वाला हिस्सा आ जाएगा। इनसाइड एनर्जी को आप डायरेक्ट q²/2c वाले फंडामेंटल से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। और आप यहां पर भी देख सकते हो, ये जो आपके पास आंसर लिखा हुआ है ना ये वाला, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको q²/2c दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर ट्रैप्ड है और ये एनर्जी निकालने के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू का शेल है, तो हम यहाँ q²/2c यूज कर सकते हैं। आप वैल्यू रख के देखो q²/2c, ये वैल्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज q²/2 टाइम्स ऑफ 4πε ab अपॉन b माइनस। जरा देखना क्या सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है, तो ये आपने q²/2 से लिख के निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा अगर कहीं भी शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं ना तो बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ लगाना होगा। तो याद रखिएगा सिस्टम की एनर्जी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है और जब आप फील्ड के पैटर्न से देखते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से थॉट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके थ्रू आपको एनर्जी की बहुत सारी बातें बताई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। ओके, यहां पर बच्चों हमें गिवन है एक कंडक्टिंग प्लेट्स का कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज हमें दिया गया है +4Q, ठीक है, या मान लो माइनस का 6Q गिवन है इस पे चार्ज, और इस पे +10Q गिवन है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस A है और ये वाली डिस्टेंस B है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करना। दे आर लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, उनका एरिया बच्चों A गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, A और B को ऐसा करते हैं, वैल्यू दे देते हैं। B इज योर 3 टाइम्स ऑफ A, B की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ A। तो आपको बताना है आफ्टर स्विच क्लोज्ड, आफ्टर स्विच क्लोज्ड, charge flown through the switch, charge flown from the switch ओके स्टूडेंट्स। तो फटाफट इसको आप लोग एक बार सोचिए कैसे करेंगे। ये लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनका एरिया A है, ठीक है। हम इसको यहां से यहां कनेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या फाइनल आंसर आए, ठीक है। तो एक बार इसको पहले 1 मिनट सोच लो आप लोग कैसे करें। तो देखिए बच्चों, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, एक बार सोचना जरा इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब पैरेलल प्लेट्स होते हैं तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि जो टोटल चार्ज होता है उसका हाफ ऑफ चार्ज आउटसाइड सरफेस पे चला जाता है। बताइए बच्चों, हाउ मच इज द टोटल चार्ज? द टोटल चार्ज इज -6Q प्लस 10Q, दैट इज 4Q। 4Q का हाफ रहेगा 2Q यहाँ पे, और यहाँ पे भी +2Q रहेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अभी स्विच क्लोज नहीं किया, ध्यान रखना बिफोर है ये, हम जो डिस्कस कर रहे हैं बिफोर कंडीशन। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पर्पस सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाना नहीं है। तो देखिए बच्चों, +4Q का हाफ इधर होगा और प्लस इधर भी होगा +2Q, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ, तो एक बार के लिए चेक कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सिचुएशन नजर आ सके। -6Q में से +2Q इधर गया, इधर -8Q होगा, इधर -8Q है तो इधर +8Q होगा, इधर +8Q है तो 10Q में से माइनस करिए, इधर +2Q होगा, इधर +2Q है तो इधर -2Q होगा। ये इनिशियल कंडीशन है बच्चों, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 ही है, इस पे 10Q है, इस पे -6Q। अब बच्चों कनेक्ट करने की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या चाहेंगे, ये फाइनल बाहर वाले और अंदर वाले इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने पर देखते हैं क्या चेंजेस आना चाहिए। तो बहुत तसल्ली से देखना बच्चों है कि मैं कैसे कैसे एजम्पशंस ले रहा हूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए बच्चों, जब हम इसको देख पा रहे हैं यहां पर, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, तो देखिए बच्चों इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद मुझे सबसे पहले फंडामेंटल क्या दिख रहा है कि यार चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो अब मुझे इस पे 10Q फिक्स है, इसको लिखने में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ये लिखने में डाउट है कि यहाँ पे कितना है आई डोंट नो, यहाँ पे कितना है आई डोंट नो। लेकिन एक बात बताइए, अगर कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाता है तो क्या टोटल चार्ज में कोई चेंज आएगा? टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो टोटल चार्ज तो अभी भी +4Q ही है, तो यहाँ +2Q रहेगा और यहाँ +2Q। देख रहे हो बच्चों कैसे पता लगाया, बिकॉज टोटल रिमेन सेम, चाहे आपस में फ्लो कर लें। तो अब ऐसा करते हैं, इसके इनर फेस पे मानते हैं Q, यहाँ पर -Q, यहाँ पर 10Q -Q,
10 क्यू प्लस क्यू, किस पे 10 क्यू होना चाहिए, 10 क्यू प्लस क्यू, और यहां पर होगा जस्ट इसका अपोजिट माइनस ऑफ 10 क्यू प्लस क्यू। ठीक है। अब बच्चों अगर कोई पूछे आपने पहले पे टोटल चार्ज कितना दिखा रखा है, तो पहले का टोटल चार्ज है 2q और q। मैंने q1 q2 क्यों नहीं माना आप समझ सकते हैं, बिकॉज आउटसाइड चार्जेस में चेंज नहीं हो रहा है, उसको फिक्स रखो, सिर्फ इनर सरफेस का चार्ज चेंज होगा। ये वाली डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस 3a है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मान लो आप इलेक्ट्रो से सॉल्व करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से, एक तरीका है हम इसको कैपेसिटर से भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमारे पास इक्वल अपोजिट चार्ज है तो हम लोग कैपेसिटेंस को यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बता देता हूं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना होगा, तो इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में, और इसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में, दैट आंसर विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा q बाई a एप्सिलॉन, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होगा 10 क्यू प्लस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया क्या? तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E1, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E2, और यहाँ से वहां जाने में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो बताइए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर डेल्टा V कितना होगा, माइनस ऑफ E1 इंटू ए। ये चेंज इन पोटेंशियल लिखा है बच्चों मैंने, इधर से इधर जाने पर। तो यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होके ये होगा, फिर यहां से यहां जाने पर फिर पोटेंशियल ड्रॉप होके माइनस ऑफ E2 इंटू 3a, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, याद रखिएगा। प्लेट्स का पोटेंशियल लिखना यूनिकली, प्लेट्स का पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, लेकिन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस आराम से लिखा जा सकता है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना था, तो यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल चेंज आएगा माइनस E1a, और यहां से यहां जाने पर आएगा माइनस E2 इंटू 3a, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन समझ में आ गया? तो पहले हम इसको लिख देते हैं। ओके, तो E1 कितना है, तो E1 की वैल्यू है q बाई ए एप्सिलॉन इंटू ए प्लस E2 है 10q प्लस q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 3a, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ए एप्सिलॉन नॉट को हटा दो और आपके पास आंसर है 3q प्लस q 4q। तो 3q प्लस q दैट इज 4q, q प्लस 3q आ जाएगा 4q इक्वल्स टू माइनस 30 कैपिटल Q। तो स्मॉल q इज माइनस का कितना 15/2। तो सभी बच्चे एक बार चेक करिए, ये आ जाएगा ना? ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि सर मुझे E1 E2 से नहीं देखना, हालांकि आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है सर मैं तो कैपेसिटेंस से चला जाना चाहता हूं, तो कैसे करना पता है? यहां से यहां जाने पर माइनस का q बाई C1, और यहां से यहां जाने पर माइनस का 10q प्लस q बाई C2, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा C1 और C2 की वैल्यू रखिए और इनको रिलेट कर दीजिए। तो ये q बाई C1, C1 कितना है, q बाई C1 होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई d की वैल्यू है a, और प्लस 10q प्लस q बाई एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 3a। तो स्टूडेंट्स एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लो, आंसर सही है। वी आर हैविंग दिस, आप ऑल्टरनेटली इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो स्मॉल क्यू आया कितना, माइनस 15/2। तो आफ्टर सॉल्विंग मुझे ईच फेस के चार्ज मिल जाएंगे, और फिर मैं पहले पर टोटल चार्ज निकाल लूंगा और देखूंगा कि कितना चार्ज गया। जिसमें मुझे दिख रहा है कि आउटर फेस 2q का जो चार्ज है, ये तो आउटर फेस 2q तो फिक्स है, स्मॉल q में ही चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर इसका कोई पूछे कि टोटल चार्ज कितना है इस पे फाइनली, सो यू हैव गॉट दिस फाइनल आंसर इज प्लस 2q और स्मॉल q माइनस 15/2, hence this value is
total charge is minus 11q by 2. This is the total charge, minus 11q by 2. ठीक है बच्चों, पहले एक बार चेक कर लीजिए। तो इसने क्या पूछा, हाउ मच चार्ज हैज बीन फ्लोन थ्रू द स्विच। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब बच्चों क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर हो सकता है आपसे हीट के बारे में पूछ लिया जाए। तो पहले तो मैं ये पता कर देता हूँ कि चार्ज कितना फ्लो हुआ। बताइए बच्चों कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो आपको दिख रहा है क्या कि चार्ज फ्लोन कितना हुआ। पहले इनर फेस पे कितना था, -8q, ठीक है। और अब इनर फेस पे भाई बाहर वाले देखो, पहले अगर ये पूछा जाए कि पहले प्लेट पे कितना चार्ज है, -11q/2, बाहर वाले प्लेट पे कितना चार्ज है, तो इन दोनों का टोटल कर देना, इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे। तो आउटर वाले प्लेट पर मतलब थर्ड प्लेट पे कितना चार्ज है, तो इस कैलकुलेशन को करो, ठीक है। कितना है ये, इन दोनों का टोटल है 2q प्लस माइनस ऑफ 10q प्लस स्मॉल क्यू की वैल्यू है -15q/2। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए। अब बच्चों कितना चार्ज फ्लो करके गया, बहुत आराम से देख लो। ऐसा करो, ये +2q तो फिक्स है, स्मॉल क्यू कितना है, स्मॉल क्यू -15q/2, यानी कि ये है माइनस का 7.5q। तो बच्चों चार्ज फ्लोन कितना हुआ, चार्ज फ्लोन देखिएगा बच्चों, यहाँ इनिशियल कितना था, तो पहले ध्यान से समझेंगे इधर से उधर कितना चार्ज गया है। तो -8q था ना, -8q था पहले, मतलब सिर्फ अंदर वाले फेस को देख रहा हूँ, माइनस ऑफ -7.5q, सो द चार्ज फ्लोन इज माइनस का 0.5q। -0.5q चार्ज किधर गया बच्चों, बाहर। तो यानी आया कितना होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये हम लोग किधर बता रहे हैं, -0.5q गया है 1 से 3 की तरफ, और अगर इसका रिवर्स चेक करें तो 3 से 1 की तरफ q/2 चार्ज आया है। सो 3 से लेके 1 की तरफ जो चार्ज आया है वो आया है 0.5। आ गया समझ में। अब स्टूडेंट्स बाई चांस ये क्वेश्चन एनर्जी की तरफ चला जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो पहले आप क्या करेंगे मैं बताता हूं, आपको एनर्जी इनिशियल भी लिखनी होगी और फाइनल भी लिखनी होगी। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि +2q और +2q जो बाहर वाले चार्जेस हैं वो क्या है, टोटल फिक्स है। तो बाहर वाला टोटल चार्ज फिक्स है, तो ये दोनों चार्ज फिक्स होने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं है, बिकॉज इनसाइड चार्जेस तो बदल रहे हैं लेकिन इनसाइड चार्जेस का फील्ड बाहर नहीं आएगा। तो बच्चों अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, इसको फील्ड एनर्जी से सोचेंगे तो यहां वाली एनर्जी और इधर बाहर वाली एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। चेंज सिर्फ कौन सी हो रही है, चेंज सिर्फ ये वाली एनर्जी हो रही है, ये वाली एनर्जी सिर्फ चेंज हो रही है बिटवीन द प्लेट्स, और यहाँ भी बिटवीन द प्लेट्स। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कैपेसिटर में इक्वल, अगर प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट चार्ज नहीं भी हो तो आमने सामने के प्लेट पे जो चार्ज होता है ना इक्वल अपोजिट, उसको देखते हुए आप कैपेसिटर की थ्योरी देखो, q/c लगा रहा हूं ना मैं, उसी तरीके से आप इनर फेस के चार्ज को यूज करते हुए अगर आप q²/2c लिखेंगे तो बिटवीन द प्लेट्स एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चों एक बार मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दो कि यहाँ पर कितना चार्ज आया है, कि है ना, मैं लिख रहा हूं मतलब आप लोग चेक कर लेना। ये स्मॉल q कितना था, -15q/2, तो यहाँ पर था -15q/2, तो इधर आ जाएगा प्लस का 15q/2, फिर इधर +15q/2 है तो 10 में से माइनस करो तो ये आ जाएगा 5q/2, और ये 5q/2 है तो यहाँ -5q/2। अब स्टूडेंट्स समझने वाली बात कि अगर कैपेसिटर में प्लेट्स पे चार्ज इक्वल अपोजिट नहीं है तो बस आप ये ध्यान रखना कि अंदर वाले चार्जेस को लेते हुए q/c भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, और अगर आप q²/2c फॉर्मूला लगाते हो तो बिटवीन द प्लेट्स एनर्जी आएगी। ध्यान रखना दैट इज नॉट द टोटल एनर्जी,
वहां बाहर भी कुछ एनर्जी है, तो इसलिए मैं टोटल एनर्जी नहीं लिख रहा हूं। लेकिन बच्चों अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि हाउ मच इज हीट ओवर हियर, तो स्टूडेंट्स एक बार आप लोग ये एनर्जी चार्जेस देख लो, तो क्योंकि मैं इनसे ही एनर्जी लिखूंगा। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? तो इनिशियल एनर्जी यहाँ बिटवीन द प्लेट्स और यहाँ बिटवीन द प्लेट्स कितनी है? तो यहां पर बिटवीन द प्लेट्स एनर्जी है 8q² बाई 2c1, c1 की वैल्यू जानते हैं, प्लस यहां पर कितना है प्लस 2q, तो 2q का होल स्क्वायर बाय 2c2। और याद रखना ये टोटल एनर्जी अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर कुछ एनर्जी आउटसाइड में भी है, यहां इसके इधर और इसके इधर, क्योंकि ये प्लस 2q और इस प्लस 2q का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, देखो मैंने कितना संभल के इनिशियल एनर्जी लिखा है, उसमें आउटसाइड एनर्जी भी है, आई डोंट नो। चलिए, व्हाट इज माय फाइनल एनर्जी? सो फाइनल एनर्जी लिखने के लिए यहाँ वाले आमने सामने के चार्ज लेने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आमने सामने का चार्ज है प्लस 15q/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c1 प्लस 2c1, और इधर है 5q/2, 5q/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c2 प्लस u आउट। आया बच्चों समझ में? तो ये u इनिशियल और ये u फाइनल है। ध्यान से देखो, u आउट जो है उसको मैंने सेम लिखा है, बिकॉज प्लस 2q जो बाहर अटके हुए हैं उनकी वजह से बाहर जो फील्ड होगा उसमें कोई चेंज नहीं है। आई डोंट नो दैट एनर्जी, बट दैट एनर्जी विल नॉट बी चेंज। सो हाउ मच द हीट प्रोड्यूस्ड, है ना, दैट इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब आप लोग आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करते रहना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ कैपेसिटर को यूज किया, वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ऐसे किया करते थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके अंदर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो बच्चों ये C1 C2 रख देंगे हम लोग और माइनस करिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, वेरी गुड, द चार्ज इज q/2 फ्लोन फ्रॉम 3 to 1। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना कि 1 से 3 की तरफ कितना गया, तो 1 से 3 की तरफ माइनस q/2 गया है और 3 से 1 की तरफ प्लस q/2 आया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इस तरीके का प्रॉब्लम हमारे पास जैसे इरोडो में भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमें प्रोवाइडेड है कि एक सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। इस सर्कुलर सरफेस का जो रेडियस है वो हमें गिवन है, इस सर्कुलर सरफेस का रेडियस गिवन है 3a, और यहां से हमारे पास 4a डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, यह है प्लस q, और यहाँ पर बच्चों एक और चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो भी 4ae है मान लीजिए, ठीक है। एंड या चलो इसको कुछ चेंज कर देते हैं, इसको ले लेते हैं हम 3a, और ये एक चार्ज है -q, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको ये दिया जा रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सर्कुलर सरफेस। करेंगे सॉल्व, बस 2 मिनट सोचिए कि आपके पास क्या थॉट है, कैसे करोगे इसको सॉल्व। हालांकि इसका थॉट थोड़ा बहुत पता होता है, इसमें कुछ एरर आ सकती है, तो वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं इस प्रॉब्लम के थ्रू। तो देखिए बच्चों, हमें ना इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो पहले तो बच्चों एक बात ध्यान रखना,
यहां से याद रखना कि जब हम आपसे कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से पूछते हैं और आप सॉलिड एंगल का यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ध्यान रखना वो पॉइंट चार्ज की थ्योरी है। तो जैसे कि सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q और ये हमारे पास एक सरफेस है और किसी ने कहा कि बताइए इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो आपको ये वाला सरफेस है, तो आपको क्या करना होता है के क्यू इंटू सॉलिड एंगल। तो पहले बच्चों बिल्कुल गौर से सुन लो मेरी बात कि ये पॉइंट चार्ज की थ्योरी से आता है, किसी भी बहुत अलग अलग चार्जेस को लेके आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट चार्ज की थ्योरी से है, के क्यू इंटू सॉलिड एंगल, जहां पर चार्ज हम लोग साइन के साथ सब्सटीट्यूट करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सॉलिड एंगल भी साइन के साथ आता है, ठीक है। तो बहुत तरीके से हमें सोचना होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इस सर्कुलर सरफेस के एक्सिस पर दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए के क्यू इंटू सॉलिड एंगल यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्यू जो है पॉइंट चार्ज है और सरफेस हमारा सर्कुलर जिसका आप सॉलिड एंगल जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस बात को आप रेक्टिफाई करना कि जैसे कभी सर्कुलर सरफेस दिया हो और आपने पढ़ा होगा कि अगर उसके एक्सिस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो पहले उस एक्सिस के ऊपर अगर यहाँ पर प्लेन एंगल थीटा बनता है, तो इसका सॉलिड एंगल कितना लिखते हो आप लोग, 2π1 माइनस कॉस थीटा, याद है ना। तो पहली बात सॉलिड एंगल का मतलब है कि इस सारे सरफेस को इस पॉइंट से ज्वाइन करने पे यहां पर जो हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे, द एरिया ऑफ दैट स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर, वो हमें क्या बताएगा, सॉलिड एंगल। अब यहां पर आता है ट्विस्ट, पता है क्या है बच्चों, जब आप इस सॉलिड एंगल को लिख रहे हैं, कितने लोगों को दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव साइन में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग ये है बच्चों कि अगर आपका पॉइंट इधर है तो इसका मीनिंग होता है कि आपने एरिया इस तरफ लिया हुआ है। तो अगर आपने एरिया पॉइंट के अपोजिट साइड में लिया हुआ है और पॉइंट से आर वेक्टर आप ऐसे जोड़ते हैं, तो जो हमारा सॉलिड एंगल होता है ना, दैट इज DA डॉट आर अपॉन आर क्यूब। ये जो सॉलिड एंगल है इसका साइन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने आर इधर से ऐसे सेलेक्ट किया है और डीए वेक्टर इधर लिया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों इसमें नेगेटिव साइन भी आ सकता है। कैसे, अगर मान लो आप पॉइंट इधर रखते हो और इस एरिया को राइट साइड नहीं लेके लेफ्ट साइड लेते हो, तो फिर ध्यान रखना आर वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा, डीए वेक्टर इधर जाएगा और ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। इन दैट सिनेरियो दिस आंसर मस्ट बी नेगेटिव। ओके बच्चों, तो इरोडो का 3.20 नंबर वाला जो प्रॉब्लम है वो इस पर बेस्ड है। उन्होंने पीछे आंसर भी दिया है कि एरिया कहां पर लेकर उन्होंने फ्लक्स लिखा है। तो बिकॉज ये सरफेस ओपन है तो यहाँ पर आपके पास फ्रीडम होती है, इसीलिए देखो मैंने क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ लिया, ठीक है। तो जैसे अगर आप एरिया किसी एक डायरेक्शन में लेते हैं तो अपने नॉलेज को थोड़ा सा एनहेंस कीजिए कि अगर ये सरफेस है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ये आर वेक्टर है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो ये 2π1 माइनस कॉस थीटा प्लस में होगा, और अगर एरिया अंदर की तरफ हुआ तो माइनस होगा। अब ये बात इस क्वेश्चन में क्यों आपको पता होनी चाहिए, वरना इस छोटी सी बात पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे, अब हमने इस सरफेस से आपसे पूछा सॉलिड एंगल, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है दिस इज 3a अपॉन 4a, तो ये तो एंगल हो जाएगा कितना, ये एंगल है 37 डिग्री, होगा कि नहीं, 3a अपॉन 4a थीटा 1, और ये जो नेगेटिव वाला है उसके लिए 3a अपॉन 3a, ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब बच्चों मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, और मुझे पता है कि मैं के क्यू सॉलिड एंगल यूज कर सकता हूं जहां चार्ज साइन के साथ जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सॉलिड एंगल भी साइन के साथ जाएगा। अब बच्चों ये जो सरफेस है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे ना ई डॉट डी आर करके, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और ई डॉट डीए लगाओगे फ्लक्स निकालने के लिए, तो डीए का एक ही डायरेक्शन लेना होगा। क्योंकि ओपन सरफेस है तो हमारे पास फ्रीडम है, आपने डिसाइड किया कि सर हम इस साइड में रहेंगे या इस साइड में रहेंगे, तो आपने मान लो राइट साइड डिसाइड कर लिया। तो अब ध्यान रखना बच्चों, ये डिसाइड करते ही, बिकॉज सर्कुलर सरफेस के दोनों तरफ चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो सर्कुलर सरफेस के दोनों तरफ चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो यहां से जब आप आर वेक्टर ज्वाइन करोगे तो ये डीए के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, और यहां से जब आर वेक्टर आप ज्वाइन करेंगे तो ये डीए के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। तो अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लिखना चाहते हैं
तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप लोग क्या करते हो, दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड लिख के ऐड कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, तो बताइए बच्चों, पहले वाले चार्ज की वजह से के Q1 सॉलिड एंगल 1 प्लस के Q2 सॉलिड एंगल 2। ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड एंगल जेई में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जेई एडवांस इस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक सिलेंडर है, उसमें एक पॉइंट चार्ज को रख के पूछा गया, बताइए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एक बार एक आया क्वेश्चन कोन बना के उसके ऊपर रख के पूछा गया। एक ऐसे हेमीस्फेयर था, उसके यहाँ पे चार्ज रख के फिर पूछा गया। तो सॉलिड एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। तो देखिए बच्चों, फ्लक्स कितना आएगा, के Q1 कितना है प्लस Q, और क्योंकि मैंने एरिया बच्चों राइट साइड में लिया है तो Q1 के लिए सॉलिड एंगल प्लस में आएगा। सो इट इज योर प्लस 2 पाई 1 माइनस कॉस 37 डिग्री प्लस दूसरा चार्ज के Q2, यानी कि दूसरा चार्ज जो है वो है माइनस Q, और इसका सॉलिड एंगल भी बच्चों इंटरेस्टिंग है, माइनस ऑफ 2 पाई। क्यों? क्योंकि r वेक्टर उधर जाएगा, dA इधर जाएगा, तो r और dA ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, तो इसका सॉलिड एंगल नेगेटिव काउंट होकर आएगा। तो माइनस ऑफ 2 पाई 1 माइनस, बताना कितने लोगों ने ये पहली बार देखा है कि इसके आगे भी माइनस लगा सकते हैं, चैट बॉक्स में बताएं। 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। सो बच्चों, अब आप लोग यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेरा काम खत्म। तो 4 पाई या 2 पाई 2 पाई के और Q तो कॉमन आ गया। 1 माइनस कॉस 37 इज 4 बाई 5, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस कॉस 45, 1 माइनस कॉस 45 इज 1 बाई रूट 2। अगर बच्चों ये आंसर पॉजिटिव हो तो यही पूछा गया है। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो एरिया लेफ्ट में मान रहा हूँ, तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और फिर नेगेटिव आने के बाद बिकॉज मैग्नीट्यूड पूछा है तो बाद में प्लस में आंसर देना पड़ेगा। सो दिस इज योर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 प्लस 1 2 माइनस 4 बाई 5, तो 2 माइनस 4 बाई 5 दैट इज 6 बाई 5 माइनस 1 बाई रूट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा संभल के, दो बातें ध्यान रखना। पहले तो के क्यू इंटू सॉलिड एंगल जो है ये लगाया जाता है किस पर, सर्कुलर सरफेस देख के लगाने मत लग जाना। उस पर पहले पॉइंट चार्ज देख लेना कि वो पॉइंट चार्ज से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है। अगर पॉइंट चार्ज जैसा फील्ड है तो ही आप उसको डिस्कशन में ला सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं लगा सकते। बात समझ गए ना? तो ये कहानी ऐसे लगेगी। प्लस अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ चार्जेस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया के अकॉर्डिंग साइन, क्योंकि एरिया को तो आप दो तरह से नहीं सेलेक्ट कर सकते। आपने इस सरफेस पे डीए वेक्टर इधर लिया तो फिर इस चार्ज के लिए भी इधर ही डीए रहेगा, इस चार्ज के लिए भी इधर ही डीए रहेगा, जबकि आर वेक्टर ऐसे कनेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, इरोडो का 3.20 नंबर का क्वेश्चन है जो इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अभी इसी पीडीएफ के फर्स्ट पेज पे, है ना, क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कल सॉल्व करके लाना है। ठीक है, और इसमें कुछ इरोडो के प्रॉब्लम्स, और जो मैंने आज वर्कशीट 1 दिया है और उसी के साथ आगे कंटिन्यू चलेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीवाईक्यू है। तो मैं आज आपको वर्कशीट 1 से प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ठीक है, लगभग 1 से 15 मान लो, और कुछ इरोडो के सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करके लाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर टुडे।